तो हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने कल पढ़ लिया था सेक्शन 11 तक। तो 11 में हमने ये पढ़ लिया था कि रेस जुडिकाटा के ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछता है वो एक्चुअल में वो कहाँ से पूछता है? वो पूछता है आपकी एक्सप्लेनेशन वगैरह से। तो 8 एक्सप्लेनेशन थी। जैसे पहला फॉर्मर सूट क्या पूछ लेता है, तो जो पहले डिसाइड हुआ वो फॉर्मर सूट है ना। तीसरे से पूछ लेगा कि डायरेक्ट क्या होता है, तो डायरेक्ट वो है एक ने कहा दूसरे ने मना किया। चौथे जैसे फोर्थ में एक्सप्लेनेशन में है कि कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, तो मतलब कि वो आपको जो अटैक और डिफेंस के लिए आपको उठाना चाहिए था, आपने वो उठाया नहीं वहां पर, तो हम ये मान लेंगे कि वो मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियल इशू था, तो वो भी कवर हमने कर लिया है, हमने उसको डिसाइड कर दिया, तो उस पर भी रेस जुडिकेटा लग जाएगा। पांचवा था कि अगर रिलीफ अगर आपको ग्रांट नहीं कराए तो ये माना जाएगा कि उसे रिफ्यूज किया। अगर हमने हाँ नहीं करी तो मान लो कि हमने ना ही करी है, ओवरऑल बात ये। सिक्स्थ ज्यादा जैसे ये रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है, यही पूछेगा रिप्रेजेंटेटिव पे लगता नहीं लगता। 7 था एग्जीक्यूशन पे लगता है कि नहीं लगता, ये आपसे ऐसे पूछता है। और एक चीज तो आप बेसिक तो रेस जुडिकेटा का समझ ही गए होंगे कि क्या था कि सेम पार्टीज हैं, सेम मैटर एंड इशू है, डायरेक्टली वहां पर था पहले, है ना, टाइटल सेम है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड किया है और हर्ड एंड फाइनली डिसाइड कर दिया। तो अगर एक बार कोई चीज डिसाइड हो गई तो आप कंटेम्प्रेरी कोर्ट में मत जाइए, आप अपील में चले जाइए, ऊपर जाइए, वो कोई बात नहीं है। मगर अगर आप कंटेम्प्रेरी कोर्ट में जाओगे तो हमेशा मैटर चलता रहेगा, फाइनल होगा नहीं, और फाइनल होगा नहीं तो फायदा क्या है कोर्ट का? कभी तो वो खत्म हो। ठीक है, तो ये रेस जुडिकेटा। सेक्शन 12 देख लो आप, इसका अगला ये बता रहा है आपको। सेक्शन 12 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मान लीजिए एक तो आपको आपने पढ़ लिया 11 में रेस जुडिकेटा, कह रहा है कि कुछ ऐसे और रूल्स वगैरह हमने दिए हैं जिसमें आपको बार कर रहा है, अगर मान लीजिए सूट वगैरह फाइल करने के लिए उसका कॉग्निजेंस, तो फिर वो सूट फाइल नहीं होगा। कह रहा है वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन। कह रहा है किसी एक कॉज ऑफ एक्शन में, किसी कॉज ऑफ एक्शन की वजह से अगर मान लीजिए प्लेंटिफ को दूसरा केस करने से रोका जाए, अगर ऐसा होता है, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this court apply। तो कहीं भी फिर उस कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड नहीं कर पाएगा। तो ये रूल्स में कर दिया है। ठीक है, रूल्स में जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ऑर्डर 2 रूल 2 दे रखा है। ठीक है, ऑर्डर 2 रूल 2 में एक सिंपल जब हम पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे, उसमें ये होता है कि मान लीजिए एक क्लेम है, आपका एक क्लेम था और आपने मान लो 50,000 का क्लेम था सपोज करो, और आपने क्लेम एक्चुअल में 30,000 का किया, तो फिर आप बाकी का 20,000 के लिए अलग केस नहीं कर सकते। ये मान लिया जाएगा कि वो आपने वेव कर दिया, तो फिर आप नया केस करने पहुंच जाओगे, अच्छा मैंने तब तो सिर्फ 30,000 का किया था ना, तो मैं 20,000 का भी करूंगा, 2 केस करूंगा अलग अलग। ये आप नहीं कर सकते। अगर करना था तो पूरा करते, आपको अपॉर्चुनिटी थी तो आपने तब क्यों नहीं किया? तब नहीं किया, तब भी मत करो। तो फिर 12 ये मेन सेक्शन क्या है कि आपको प्रिंसिपल बता रहा है, और रूल्स में कई जगह ऐसे मिलेगा आपको, जैसे ऑर्डर 9 रूल 9 में मिलेगा आपको, ऑर्डर 22 रूल 9 में मिलेगा, केस मान लो अबेट हो जाता है। ठीक है, केस मान लो क्या होता है, अबेट हो गया, तो ऐसे इसमें मिलेगा। कई रूल्स आएंगे इसमें, हम देखेंगे ऐसा कि हाँ आप फर्दर सूट नहीं कर पाते हो, तो वो उसे यहाँ पर बता रहा है, उसका मेन प्रिंसिपल सेक्शन 12 में दिया हुआ है। पीटी में नॉर्मली सेक्शन 12 तो नहीं पूछता है, डायरेक्ट रूल से उठा के पूछता है। ऐसे 13 देख लो, 13 भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सही बताऊं तो इतना पूछता भी नहीं है ज्यादा यहाँ पर घुस के, मगर फिर भी एक बार समझना पढ़ना जरूरी है, बाई चांस कुछ बना भी दे तो पता तो होना ही चाहिए। देख लेता क्या रहा है। पहला तो एक बार समझ लो कि फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड है, 13 और 14 जो आपका है ना, ये फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड है। कह रहा है फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties under whom they or any of them claim litigating under the same title। ये कह रहा है मान लीजिए कि एक फॉरेन जजमेंट है,
कह रहा है उसे हम कंक्लूसिव मानेंगे, है ना। मतलब फिर हम उसमें बाद में कंक्लूसिव का मतलब कि अब आप इसका एविडेंस वगैरह नहीं दे सकते, जो उन्होंने कहा है हम उसे मान लेंगे, यहाँ पर आपने जो केस किया है ना, तो उसमें उसकी बात को मानी जाएगी, मगर वही शर्तें वही है कुछ, जैसे कि आपको रेस जुडिकेटर या सब जुडिस में दिख रही थी, वैसी कुछ दिखेंगी। कैसी है कि वही बिटवीन द सेम पार्टीज, है ना, वैसी तो है सब। टाइटल सेम होना चाहिए, और ये देखोगे कि टू एनी मैटर देयर बाय डायरेक्टली एडजुडिकेटेड, देखो इसमें डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली वर्ड यूज नहीं करा। मतलब ये कह रहा है कि जो इशू हमने फ्रेम किया, सपोज करो हमने फ्रेम इशू किया ए इशू किया, मान लो उसमें हमने एक वर्ड लिखा था उस इशू में ए, तो फिर फॉरेन जजमेंट में भी इशू होना चाहिए ए। ऐसा ना हो कि उसके जैसा हो, या मतलब मान लो कि हाँ 70% तो मिल रहा है, 30% ही तो फर्क है दोनों इशू में, ये भी नहीं होना चाहिए। 100% मैच इशू में। हमारे यहाँ जो अभी रेस जुडिकेटर या सब जुडिस में हम पढ़ रहे थे, उसमें था बार बार लिख रहे थे डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, मूल रूप से उसका जो सार था, सब्सटेंशियली मतलब उसका सार था वो सेम होना चाहिए। मगर फॉरेन जजमेंट की अगर बात आएगी तो सार नहीं, हमें तो डायरेक्टली चाहिए सीधे तौर पर। ये डिफरेंस है, और पीटी में नहीं पूछता ये बात, मगर एक बात पकड़ के चलो। तो शर्तें तो लगभग वही है, सेम पार्टी हो, टाइटल सेम हो। तो फिर क्या हुआ कि जो फॉरेन जजमेंट है वो यहाँ के केस में कंक्लूसिव काम करेगी। तो फिर ये क्या कि दोबारा आपको एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसी की तर्ज पे यहाँ पर अपना फैसला सुना देंगे। केस करने से तो फॉरेन जजमेंट कभी रोकती नहीं है, केस तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो उसे इसी की तर्ज पे फैसला सुना देंगे, मगर इसके कुछ एक्सेप्शन है। फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव है, मगर उसके कुछ एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन क्या देखो आप। पहला तो देखो बहुत सिंपल है, कह रहा है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने नहीं सुनाया, तो वहां भी देखेंगे कि जो आप लेकर आए हो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने सुनाया था कि नहीं सुनाया था। तो मान लो वहां पर भी तो ऐसे जैसे हमारा हायरार्की होती है, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, है ना, ये सब होते होंगे, नाम से भले होते हो मगर क्लास तो होती होगी। तो वहां के कोर्ट को कॉम्पिटेंसी थी कि नहीं थी सुनाने की, पता लगा यहाँ के हिसाब से वहां जूनियर डिवीजन ने सुना दिया, और तो सुनना चाहिए था डीजे के थ्रू, तो कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो फिर वो कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। दूसरा कह रहा मेरिट पे नहीं सुना, दूसरा कह रहा मेरिट पे ही नहीं सुना। ये चीजें मतलब जो उसमें एविडेंस वगैरह वो दे रहे थे, उन एविडेंस को उन्होंने सुनाई नहीं, मेरिट पे नहीं सुना। पता लगा कि ऐसे ही बस कोई डिफॉल्ट में ही दे दिया, है ना, क्या किया, कोई डिफॉल्ट हो गया पार्टी ने, उसी पर दे दिया। तो जब तक आप मेरिट पे सुनोगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा। तीसरा क्या कह रहा है, वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग टू बी फाउंड ऑन इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ और अ रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ इंडिया। तो कह रहा है मान लीजिए कि इंटरनेशनल लॉ ह्यूमन लॉ टाइप के जो होते हैं, जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज है ना, जो लोग सब मानते हैं, वो वाले लॉ को इन्होंने क्या करा, इनकरेक्ट व्यू ले लिया, और या फिर इंडिया का लॉ को रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर। तो भी अब भाई हमारे लोगों पे हमारे यहाँ का मुद्दा है, और तुमने क्या करा, हमारी लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं करना, तो खेल खत्म। और या फिर इंटरनेशनल लॉ जो एक सब जगह एक जैसा लगा, वो नहीं बोला। और या फिर क्या है, नेचुरल जस्टिस के अपोज है। ये नेचुरल जस्टिस तो बड़ा ही ब्रॉड हो जाता है आपका। अब नेचुरल जस्टिस में तो बहुत कुछ आता है। नेचुरल जस्टिस में मतलब कि बायसनेस की बात हो गई, है ना, फेयर ट्रायल हो गया, फेयर ट्रायल हो गया, ठीक है। तो ये चीज है। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें, मान लीजिए कि नेचुरल जस्टिस के अपोज में वो उन्होंने जजमेंट दे दिया, अगर ऐसा हो जाता है। नेचुरल जस्टिस में बहुत कुछ आता है, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है फ्रॉड से लिया गया है, तो ये तो बात ठीक है। फ्रॉड वगैरह तो जैसे हमने 44 में पढ़ा था, कलूजन ऑफ फ्रॉड से एविडेंस एक्ट के 44 में, तो 44 लिखना तो याद आ जाए आपको कौन सा 44 की बात कर रहा हूँ। फ्रॉड ऑफ कलूजन से ले लिया आपने कोई जजमेंट,
तो फिर वो से तो हम कंक्लूजन नहीं मानेंगे। और लास्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, वेयर इट सस्टेन अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इंडिया। लास्ट कह रहा है इंडिया में कोई लॉ है, उसके ब्रीच पे है उसका क्लेम सस्टेन है। मतलब देखो वहां पर जो कह रहा था ऊपर सी में कह रहा था, वहां तो इंडिया के लॉ को वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, मान ही नहीं रहा था ये लॉ है। यहां पर क्या कह रहा है कि इंडिया के लॉ को लॉ तो मान रहा है, मगर उसके ब्रीच पर उस क्लेम को उसने एक्सेप्ट किया, तो फिर भी ये कंक्लूजन नहीं होगा। नॉर्मली क्या करता है कि ये पूछता तो नहीं है आपसे कि किन किन रीजन्स में वो कंक्लूजन होगा या नहीं होगा, पर ये पूछेगा कि फॉरेन जजमेंट जो है वो कैसा होता है। अगर मान लीजिए सारी कंडीशन फुलफिल करा है नॉर्मली तो वो कंक्लूसिव होता है। और फॉरेन जजमेंट कभी केस करने से नहीं रोकता। आपने उसी केस में वहां पे जजमेंट ले लिया, ठीक है, आप इंडिया में भी सेम उसमें कॉज ऑफ एक्शन पे भी केस कर सकते हैं, उसका कोई रेज्यूडिकेट नहीं लगता, आप कर लीजिए। मगर जब आप उसकी कॉपी फाइल करोगे फॉरेन जजमेंट की, तो फिर कोर्ट क्या मान लेगा कि चलो ये कंक्लूसिव है, तो आपके उसी के उस पर जजमेंट सुना देगा। ठीक है, अब देखो इसका 14 से कभी कभी पूछ लेता है कि फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड प्रिजम्पशन क्या है। कह रहा था कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो पहली बात तो फॉरेन जजमेंट में यहाँ पे जो प्रिजम्पशन है वो शैल प्रिज्यूम है। ठीक है, कह रहा है अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, जब आप कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हो purporting to be a certified copy of foreign judgment, that such judgment was pronounced by court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, but such presumption may be displaced by proving counter jurisdiction। ये क्या कह रहा है कि एक बार आपने मान लो सीसीए कॉपी सर्टिफाइड कॉपी जजमेंट की फाइल करी, तो कोर्ट अपने आप ही प्रिज्यूम कर लेगा कि वहां के कंपिटेंट कोर्ट ने सुनाई थी। ठीक है, प्रिजम्पशन यहाँ क्या कर रहा है, प्रिजम्पशन ये कर रहा है कि ये ए वाला जो यहाँ पे ए था ना, तो उसके कंपिटेंट कोर्ट ने न सुनाई हो 13 के ए में, तो कह रहा है अगर आपने उसकी सर्टिफाइड कॉपी फाइल कर दी तो हम खुद ये मान लेंगे, शेल प्रिज्यूम है, मैंडेटरी है, कोर्ट को मानना पड़ेगा कि ये कंपिटेंट कोर्ट ने दिया था जजमेंट। अब दूसरी पार्टी ले आए ऐसा कुछ सबूत, ऐसा कोई एविडेंस जिसे प्रूव है कि वो कोर्ट कंपिटेंट नहीं था, प्रिजम्पशन कंपिटेंसी का है। ठीक है ना, तो फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी का फाइल होने का प्रिजम्पशन क्या है, कंपिटेंसी का है। अब देखो जब आप फॉरेन जजमेंट पढ़ रहे हो, फॉरेन जजमेंट जब पढ़ रहे हो, 86 पढ़ा था आपने एविडेंस एक्ट का ही, याद है आपको? पहले हम पढ़ रहे थे सब क्या पढ़ रहे थे, सेल शेल 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 पढ़ रहे थे 85 एबीसी तक। 86 में आके हमने पहली बार क्या पढ़ा था कि मे प्रिजम्पशन था 86 का, और ये फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड था। अगर आपको याद हो तो, नहीं हो तो भैया याद करो, याद आना चाहिए। तो 86 का क्या था, फॉरेन जजमेंट के प्रिजम्पशन से रिलेटेड था, मे था उसमें कि कोर्ट क्या करेगी, अगर मान लीजिए सर्टिफाइड कॉपी आप फाइल कर रहे हो तो कोर्ट क्या करेगी, मान लेगी, प्रिज्यूम कर सकती है, मैंडेटरी तो नहीं है, कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम कर सकती है कि वो कॉपी जो आपने सर्टिफाइड दी है ना वो जेन्युइन है, उसकी जेन्युइननेस की कॉपी को, जेन्युइननेस को वो प्रिज्यूम कर सकती है कोर्ट। आई बात समझ में? तो ये कह रहा है 13 में, ये भी तो याद आना चाहिए आपको, 86 में कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है तो क्या भाई सर्टिफाइड कॉपी में जो लिखा हो जेन्युइन, ये मतलब नकली नहीं है, ये फॉल्ट नहीं है, ये जेन्युइन कॉपी है। और 14 में प्रिजम्पशन क्या लेगा, सर्टिफाइड फाइल कर रही है तो उसी सर्टिफाइड में ये भी लेगा कि कंपिटेंट कोर्ट ने कर लिया। अब दूसरी पार्टी उसमें करे कि एक कंपिटेंट कोर्ट नहीं। आई बात समझ में? 13 और 14 से 15 से लेके आपका 20 तक, तो या 20 तक कह लो, हाँ 20 तक ही लो आप। 15 से 20 आपका पीटी और मेस दोनों के प्रोफेसर को बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आता है आपका ज्यूरिस्डिक्शन, और मोर ओवर ये आता है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। मैंने आपको बताया था ना 3-4 तरीके के ज्यूरिडिक्शन, 3 तरीके के होते हैं। एक पिकुलरी था, सेक्शन 6 में हमने पढ़ा था, एक टेरिटोरियल का जब आप पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट मैटर। 3 तरीके के ज्यूरिडिक्शन होते हैं। तो कौन सा टेरिटरी के हिसाब से कहाँ केस फाइल होगा, ये दे रखा है आपका 15 से 20। ठीक है जी, अब एक बार इसे देख लेते हैं कि यहां से क्वेश्चन बन गए।
देखो 15 तो बहुत सिंपल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूट इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कंप्यूटेड टू राइट। कह रहा है लोएस्ट ग्रेड में आप फाइल करो, वो करना आपको, तो क्या बोलते हैं, अपना केस फाइल करना है आपको, केस इंस्टीट्यूट करना है, लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट में फाइल होगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अब लोएस्ट ग्रेड क्या होता है, डीजे की भी वही कॉम्पिटेंसी है टेरिटरी के मामले में, तो है ना, और सिविल या जूनियर डिवीजन की भी वही है, सीनियर डिवीजन की भी वही है, सबकी टेरिटोरियल में देखो तो वही एरिया है ना। ये हो सकता है कि मान लो कि एक सीनियर डिवीजन की ये है, दूसरे वाले की उतना एरिया दे दिया, डीजे को पूरा एरिया दे दिया। मगर लोएस्ट ग्रेड की जब ये बात कर रहा है तो आप समझोगे इसमें जो बात कर रहा है एक्चुअली टिकोलॉजी की बात कर रहा है। लोएस्ट ग्रेड यही होता है, मतलब 20,000 तक की है तो लोएस्ट ग्रेड वाले में जाओ, उससे ऊपर है 20 लाख तक की है तो उससे ऊपर में चले जाओ, उससे ऊपर चले जाओ। टेरिटरी में लोएस्ट ग्रेड बनता नहीं है वैसे, है कि नहीं। चलो तो पैसे से तो आप लोएस्ट और वो देखते हो कि कम ज्यादा के हिसाब से किसका बनता नहीं बनता। टेरिटरी में कम ज्यादा से नहीं बनता, टेरिटरी में तो एरिया वाइज बनेगा ना आपका। तो ये तो कह रहा है नॉर्मल से। इसके बाद देखो 16 कह रहा है क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ सूट्स। देखो अब क्या कह रहा है, इसने 6-7 तरीके के चीजें बताई कि ऐसे सूट अगर कहीं होंगे, ऐसे सूट होंगे तो कहाँ फाइल होंगे। एक्चुअली जो बात कर रहा है ना, ये 16 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है। 16 में जो बात कर रहा है ना, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। देखते हैं 16 में क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपको अगर मान लो ये ए है और ये दिल्ली में है, प्रॉपर्टी नामक, सॉरी मकान भी टेढ़ा हो गया ना थोड़ा ऐसे, ये ए है, ये दिल्ली में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जहां पर इसकी रिकवरी अगर आपको करनी है, आपको चाहिए कि मुझे वापस मिल जाए, इसका रेंट से रिलेटेड कोई मैटर है, प्रॉफिट वगैरह इसके विद और विदाउट जैसे मर्जी हो, आपको दिल्ली में ही केस कर सकते। आप इस केस को करने उत्तराखंड में नहीं जा सकते। जहां प्रॉपर्टी वहां केस, नॉर्मल नियम भी यही होता है। लगभग हर तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी के मैटर में आप देखोगे जहां प्रॉपर्टी वहां केस। दूसरा अगर पार्टीशन कराना इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो भी जहां प्रॉपर्टी वहां केस, है ना। तीसरा फोरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन केस ऑफ मॉर्गेज और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जैसे टीपीए के सारी चीजें उन्होंने तो ले ली है, टीपीए का फोरक्लोजर ले लिया, मॉर्गेज ले लिया, चार्ज ले लिया, ये सब चीजें आपको करानी है। फोरक्लोजर तो आपको पता ही होगा, टीपीए पढ़ेंगे तो दोबारा हम भी पढ़ेंगे। ये सब कराना हो तो ये सब में भी आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां प्रॉपर्टी वहां पर। और फिर क्या कह रहा है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। कह रहा है इसके अलावा मान लीजिए कोई राइट इंटरेस्ट आपको डिटरमाइन करवाना हो, किस प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ हो, समझ रहे हो। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉर्मली जो देखो 16 का पूरा आप जो एसेंस समझ पा रहे हो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां है वहीं जाना है आपको केस करना। आप अपने हिसाब से नहीं जा सकते। देखो नॉर्मल और किसी आदमी के खिलाफ केस होता है तो आदमी जहां रहता है, जहां काम करता है, जहां पर फलाना ढिमकाना तो या जहां कॉज ऑफ एक्शन हुआ वो भी आ जाएगा। मगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में ऐसा होता है जहां प्रॉपर्टी उस जुडिक्शन में आप केस करिए। फिर कह रहा है फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग इन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी से कोई रॉन्ग कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उसके लिए कंपनसेशन लेना है तो भी आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां प्रॉपर्टी। और लास्ट जो है ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये मूवेबल की बात कर रहे हैं। एफ जो है इसका लास्ट, ये क्या कह रहा है कि फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेन और अटैचमेंट। तो मान लीजिए कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी ने कब्जे में ले लिया, डिस्ट्रेन ये समझिए जैसे उधार वापस नहीं कर रहे तो कोई सामान नहीं ले लेता, उठा लिया उस टाइप का। या फिर मान लीजिए अटैचमेंट में कोई प्रॉपर्टी है, अटैचमेंट हुई आपकी प्रॉपर्टी की कोई, है ना, तो उसकी अगर मूवेबल प्रॉपर्टी यहां कह रहा मूवेबल, तो ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी के वापसी के लिए आपको जहां प्रॉपर्टी वहां पर 5 तरीके में, जहां मूवेबल प्रॉपर्टी थी वहां पे, और इस वाली में मूवेबल कह रहा शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट
विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। जहां पर भैया वो सिचुएटेड हो वहां पर ही आप करना। इसका जो प्रोवाइजो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 16 से अगर नॉर्मली जैसे 16 से क्वेश्चन तो नहीं बनाता है, पर मान ले पूछ ले कि मूल प्रॉपर्टी में कोई उसका दिल कर जाए तो फोरक्लोजर है सब, मान लो ऐसे पूछ ले तो फोरक्लोजर से रिलेटेड अगर केस करना होगा तो कहाँ करोगे, तो वहां करेंगे जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड। ये 16 आपको क्या। अब देखो क्वेश्चन आपका 17, 18, 19 इन जगहों से बनता है, 20 से बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। 17 देखो क्या कह रहा है, 17 कह रहा है कि वेयर अ सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू मूल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट। ये क्या कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है ये बड़ी प्रॉपर्टी, ठीक है, 5 एकड़, ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी दो कोर्ट के डिफरेंट कोर्ट के जुरिडिक्शन में पड़ रही है। सपोज करो इतनी प्रॉपर्टी तो कोर्ट ए के जुरिडिक्शन में आती है, यह प्रॉपर्टी कोर्ट बी के जुरिडिक्शन में। सिचुएशन जो बनाने की कोशिश है 17 में ये है कि एक प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट कोर्ट के जुरिडिक्शन में आ रही है, तो आधी प्रॉपर्टी ए में, आधी प्रॉपर्टी बी के जुरिडिक्शन में आ रही है, ठीक है जी। कह रहा था सूट में बी इंस्टीट्यूटेड in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situate। तो इसने बहुत सिंपल तरीके से बात खत्म कर दी कि चाहे आपका मन करे आप ए में कर लो, चाहे आपका मन करे आप बी में कर लो, इसका प्रॉपर्टी का पोर्शन कहीं भी किसी जुरिडिक्शन में आता हो और जिन जिन में आता है उनमें से किसी भी एक में आप कर सकते। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, ऐसा तो नहीं है कि आदमी कहे कि अच्छा आधी इसमें आ रही है तो एक केस इसमें करूंगा जाके, आधी उस जुरिडिक्शन में आ रही है आधी उसमें करूंगा। तो इन्होंने क्या करा, वो दुविधा वो खत्म कर दी कि एक काम करो किसी भी एक में आपका जहां इच्छा करे वहां कर लो। मगर इन्होंने ये और कह दिया, मगर इतना ध्यान रखना कि जो कोर्ट फी है ना, जो वैल्यूएशन होगी वो तुम ये सोचो कि मैं बी में कर रहा हूं, आधा ही हिस्सा तो जुरिडिक्शन में आता है, इस वाले की कोर्ट फी क्यों दूं। ये गलती मत करना, कोर्ट कर किसी में भी लो और कोर्ट फी पूरे मकान की ही वैल्यूएशन पे लगाकर देनी पड़ेगी आप। तो क्या करें, प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। तो वही है, पूरी आप कोर्ट फी लगाकर दे देगा। 17 से पूछेगा, सिंपल आपसे क्वेश्चन ये 17 से ये पूछेगा कि डिफरेंट अगर कोर्ट के उसमें आता है तो कहां होगा केस, इंस्टीट्यूट कहां करोगे, तो एनी वन में कर सकते हैं। बस यही आपका क्वेश्चन जो बनता है 17 से ये कि अगर किसी कोर्ट के डिफरेंट जुरिडिक्शन में अगर आपका प्रॉपर्टी सिचुएट कर दी है तो किसी भी एक में कर सकते। 18 देखो क्या कह रहा है, 18 कह रहा है, ये अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है। पहली बात तो ये पकड़ लो, जो इसका मेन जो चक्कर है वो अनसर्टेन है। देखो 17 में हमने ये पढ़ा कि हमें पता था कि आधी इसमें आधी इसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, निश्चित थे। यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो प्रॉपर्टी ए वाली, ये ए वाले जुरिडिक्शन में आ रही है कि बी वाले में आ रही है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। कोर्ट बड़ा कंफ्यूज हो गया है कि पता नहीं लग रहा है कि प्रॉपर्टी ए कोर्ट के जुरिडिक्शन में पड़ रही है, बी कोर्ट बिल्कुल बॉर्डर पर बनी हुई है। सपोज करो ऐसा हो जाए, कंफ्यूजन बड़ी है, तो क्या करेंगे उस स्थिति में, आप क्या करोगे, वो 18 बता रहा है। 18 देखो क्या कह रहा है कि वेयर इट इज अलेज्ड to be uncertain within the local limits of the jurisdiction of which of two or more courts any movable property is situated। ये कहा गया कि समझ में नहीं आ रहा कि किस कोर्ट में इसका पड़ता है, ठीक है। एनी वन ऑफ दोस कोर्ट्स, तो इसमें से चाहे ए, बी चाहे बी, जिसका मन करे, में चाहे तो, इफ सेटिस्फाई दैट देयर इज ग्राउंड फॉर द alleged uncertainty, वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ यार अनसर्टेनिटी के ग्राउंड तो है। समझ में तो सच में नहीं आ रहा किस कोर्ट में इसका इंस्टीट्यूट करना चाहिए, बड़ा कंफ्यूजन है। रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। तो मान लो सपोज करता हूँ बी वाले लिखा, तो ये अब क्या है, इसमें एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये इफेक्ट है, और इसमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इसमें ए का जुरिडिक्शन बनना है या बी का बनना है, तो मैं इसको स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ यहाँ पर। एंड उसके बाद प्रोसीड टू एंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ एनी सूट रिलेटिंग टू दैट प्रॉपर्टी। तो क्या करेंगे उसके बाद उसको प्रोसीड कर देंगे, मतलब केस अपने यहाँ चलाएंगे
और डिस्पोज ऑफ तक जो भी पूरा ट्रायल ट्रायल अपने चलाते रहेंगे अपना, है ना, वो सब करते रहेंगे और डिक्री विक्री सब सुना देंगे उसमें। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये माना जाएगा, एक बार इन्होंने ये कर दिया और इन्होंने डिक्री विक्री निकाली तो ये माना जाएगा कि ये इन्हीं के जुरिडिक्शन में ही ये मकान था, ये प्रॉपर्टी थी, वो बी ही जुरिडिक्शन थी, ये मान ली। वैसे तो अनसर्टेनिटी है, मगर अनसर्टेनिटी के लिए आपने रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट उसे अपने आपने उसे एंटरटेन करना शुरू कर दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि उसकी डिक्री की उतनी वैल्यू है, ये मान लेंगे कि आपके यही था। अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, छोड़ो ना। अरे टेरिटोरियली तो जुडिक्शन की बात है ना, ए करता बी करता क्या फर्क पड़ता, किसी ने किसी को तो सुनना ही था, बी ने सुन लिया, है कि नहीं? ये बात आप तो देखो 17 में डिफरेंट कोड थे, 18 में अनसर्टेनिटी थी, थोड़ा सा क्लियर रहना। 18 में अनसर्टेन है, 17 में क्या था, डिफरेंट कोड थे, यही फर्क है इन दोनों। इसके बाद जो इसमें क्लॉज 2 में वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जो पूछता है अक्सर 18 से अनसर्टेनिटी से रिलेटेड ही पूछता है। तो ऐसे 18 क्लॉज 2 थोड़ा मेंस पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है, मगर यह पीटी में आपसे नहीं पूछता, पीटी में अनसर्टेनिटी रिलेटेड ही क्वेश्चन बनाता है। 19 देख लो आप, 19 कह रहा है कि कोई पर्सन के खिलाफ अगर कुछ रॉन्ग हो गया या मूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ हो गया तो आप कहाँ जाओगे? देखो, वेयर अ सूट इज फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू अ पर्सन और टू मूवेबल प्रॉपर्टी। सूट आपने इसलिए किया कि मुझे चाहिए भैया कंपनसेशन, और कंपनसेशन चाहिए क्यों? कि मेरे साथ हुआ रॉन्ग, टॉर्ट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसी चीजें समझ लो आप। इफ द रॉन्ग वाज डन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुडिक्शन ऑफ वन कोर्ट एंड द डिफेंडेंट रिजाइड्स, देखो क्या हुआ, रॉन्ग एक कोर्ट के जुडिक्शन हुआ, मतलब कि कॉज ऑफ एक्शन जो है वो सपोज करो कोर्ट ए के जुडिक्शन में हुआ, और जो इसमें जो मान लीजिए रिस्पोंडेंट सपोज करते हैं एक्स है, सपोज करो, तो एक्स रहता है, मान लो रिसाइड करता है बी कोर्ट के जुडिक्शन में, ठीक है, बिजनेस करता है एक्स सी कोर्ट के जुडिक्शन, ठीक है, और पर्सनली वर्क करता है, समझ लो आप, डी कोर्ट के जुडिक्शन। 19 ये कह रहा है कि एक व्यक्ति चाहे जिसके खिलाफ जिसे केस करना है वो चाहे जाके या ए कोर्ट में कर ले, चाहे बी कोर्ट में कर ले, चाहे सी कोर्ट में कर ले, चाहे डी कोर्ट में। उस पे 4 ऑप्शन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका कोई ऑप्शन नहीं होता, यू हैव टू फाइल द सूट इन दैट स्पेसिफिक जुरिडिक्शन in which the property itself situated. But in the case of a person, in the case of a movable property, you can file the suit in which the cause of action arise, in which the respondent reside, personally work for gain, है ना, carries business। तो इन सब मामलों में आपका डिफरेंट क्या ऑप्शंस होते हैं कि आपको जहां मन करे आप वहां कर लो। तो कॉज ऑफ एक्शन हुआ, मान लो सपोज करो कि दिल्ली का कॉज ऑफ एक्शन हुआ, यूके में भाई साहब रहते हैं, मुंबई में इनकी फैक्ट्री चल रही है, वर्क फ्रॉम गेन करते हैं। अब किसी का मन करा मुझे दिल्ली में, उसे ठीक लगा दिल्ली में कर ले, तो यूके में कर ले, तो मुंबई कर ले, जहां मन करे वहां। 19 से आई बात समझ में, 19 का समझ में आ गया। अब 20 देखो 17, 18, 19 अलग अलग आपको बता रहे थे। 17 कह रहा है कि डिफरेंट कोर्ट में आ जाएगा तो फिर किसी को कर लेना, 18 कह रहा है अनसर्टेन है तो एक कोर्ट लिख के कर देगी, चलो मान लेंगे। 19 कह रहा है कि मूवेबल है तो या किसी पर्सन के खिलाफ रॉन्ग होगा, टॉर्ट वगैरह हो गया है, तो भैया जहां कॉज ऑफ एक्शन हुआ जहां पे वो रह रहा है इन सब में कर लेंगे। 20 कह रहा है कि इन सबके बाद भी कोई दिक्कत आ जाए तो उसके लिए मैं बैठा। 20 ये कह रहा है 17, 18, 19 में भी समझ में ना आए तो फिर उसके लिए मैं बैठा हूँ, मेरे पास आ। 20 क्या कह रहा है, कहना सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस अफोरसेड, ऊपर जो लिमिटेशन है वही 17, 18, 19 पर 16 इन सब की। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन। कह रहा है कि कहां पर सूट इंस्टीट्यूट होगा, कहां पर फाइल होगा केस, जहां पर ए। अब देखो ए ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा था डिफेंडेंट, कह रहा डिफेंडेंट या और ईच ऑफ द डिफेंडेंट,
मतलब कि बहुत सारे डिफेंडेंट में से जो सारे डिफेंडेंट है ना, वेयर देयर आर मोर देन वन, तो बहुत सारे में से है तो बहुत सारे, एक या एक से ज्यादा। एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ सूट, जब सूट स्टार्ट हुआ, एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द प्लेंट, जो आपने केस फाइल किया, एक्चुअली एंड वॉलेंटरली रिसाइड्स, तो वो भाई साहब कहीं पर एक्चुअली में रहते थे, उन्होंने घर का कहीं पर एक किस्त थे। कैरीज ऑन बिजनेस, वही है, और बिजनेस कर रहे थे किसी जगह पर, और या फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन, गेन के लिए भाई साहब काम है ना। तीन चीजें इन्होंने बताई है, डिफेंडेंट, एक डिफेंडेंट या फिर बहुत सारे डिफेंडेंट, तो वो सारे किसी एक जगह पे या तो रहते थे या बिजनेस करते थे या फिर क्या कर रहे थे, तो वर्क फॉर गेन करते। आप इन तीनों में से किसी भी जगह पे जाके आप सूट फाइल कर सकते हो, पहली स्थिति बताइए। और देखो सीपीसी या सिविल की अगर बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू डिफेंडेंट चलता है। वैसे तो नॉर्मली देखो ये होना चाहिए था कि अकॉर्डिंग टू प्लेंटिफ चला जाए, बेचारा परेशान प्लेंटिफ पे वही केस कर रहा है ना, उसके थ्रू होना चाहिए, जहां वो रहता हो तो वहां केस कर ले। एक तो डिफेंडेंट गलती करे और प्लेंटिफ बेचारा उसके लिए ढूंढे कहां पर केस करना है, वो कहां रहता वहां तुम केस करोगे। मगर देखो यही है, हम डिफेंडेंट को फॉलो कर रहे हैं केस करने के लिए, डिफेंडेंट कहां रहता है, डिफेंडेंट कहां काम करता है, वहां जाना है हमको। बी देखो क्या कह रहा है, ए तो हो गया, ठीक है, कह रहा है एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, कह रहा है कि बहुत सारे डिफेंडेंट में से कोई एक, सपोज करो डिफेंडेंट है 4 टोटल, उनमें से एक भाई साहब जो थे बी, वो उनकी बात करता है। एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सूट, एक्चुअली रहते हैं, वर्क करते हैं या बिजनेस करते हैं, वही वाली बात है कि डिसाइड करते हैं, बिजनेस करते हैं या गेम के लिए काम करते हैं। एक डिपेंडेंट रह रहा है, बाकी के नहीं रह रहे हैं। Provided that in such case either the leave of the court is given or the defendant who do not reside business or work gain acquaintances in such suit। देखो क्या हुआ, इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझो आप, थोड़ा दिमाग घुमा देगा ना पाए। ए, बी और सी, ये तीन डिफेंडेंट, ए रहते हैं मान लो दिल्ली में, बी रहता है मान लो मुंबई, ठीक है, और सी रहता है मान लो कहां पे, आपके यूके में, ठीक है, तीनों अलग अलग जगह रह रहे हैं। अब जिस बंदे ने केस किया उसने किया दिल्ली, ठीक है, तो भाई उसमें बोला भी बी वाले में कि ठीक है भाई, कोई भी एक डिफेंडेंट कहीं रह रहा है, काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, वहां केस कर सकते, तो इसने दिल्ली में केस कर दिया। मगर एक शर्त और है कि बाकी के जो डिफेंडेंट है, ये बी और सी है, ये इस पे ऑब्जेक्शन ना उठाए, ये इस पे क्या उठाए, ऑब्जेक्शन ना उठाए, या फिर और कोर्ट परमिशन दे दे, कोर्ट परमिशन दे दे, तो कोई बात नहीं, तुम केस करो, मैं देख लूंगा बी और सी को कौन कैसे फालतू बोलता है, यहाँ केस नहीं होगा, कोर्ट ही कह दे, तो फिर आपका दिल्ली में केस चलता रहेगा। मगर सपोज करो कि ए दिल्ली में रहता है, आपने दिल्ली में केस किया, बी आया मुंबई से, उसने कहा भाई एक बात, मैं तो मुंबई रहता हूँ, तो मुंबई में मैंने केस कर रहे हैं, ये दिल्ली में रहता है, दिल्ली में केस कर दिया, और अगर कोर्ट की लीव नहीं है सपोज करो, तो फिर आप वहां पर सूट नहीं चला पाओगे, है ना। और आपके मन में सवाल आएगा कि सपोज करो एक्चुअल में ऐसी स्थिति, आइडियल सिचुएशन, तीनों अलग अलग सिटीज में रहते हैं, अलग अलग स्टेट में रहते हैं, और ये तीनों ऑब्जेक्शन लगाते रहे, और कोर्ट अगर मान लो परमिशन ना दे, तो बेचारा जाएगा कहाँ केस करने, तो केस भी नहीं कर पाएगा। सपोज करो आपको मन में कहना है, उसके लिए क्लॉज सी है, कह रहा है द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइज, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, जहां पर मेन डिस्प्यूट अराइज हुआ है, उस जगह भी आप कर सकते हो। सपोज करो यही एबीसी वाला था, ये भाई साहब रहते थे दिल्ली, ये रहते थे मुंबई, ये रहते थे यूके में, अब तीनों आपस में लड़ रहे थे, और कॉज ऑफ एक्शन जो अराइज हुआ ना, ये अराइज हुआ बेंगलोर में, अब केस इसने कर दिया यहीं पर बेंगलोर में, अब इन तीनों को आना पड़ेगा, ये दिल्ली से भी भागेगा, मुंबई से भी भागेगा, यूके से भी भागेगा, अब नहीं है इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते। तो तीन स्थिति मिल गई आपको, सेक्शन 20 से क्वेश्चन पूछता है। तो पहला तो देखो जो सबसे सिंपल है वो याद कर लो कि जहां कॉज ऑफ एक्शन हुआ है वहां तो आप कर ही सकते, वो तो बात ही खत्म हो गई। जहां पर मान लीजिए कोई दिक्कत हो जाती है तो वहां तो आप कर ही सकते हो। बाकी की दो और तक, अगर सारे डिफेंडेंट कहीं एक जगह रहते हैं, कहीं काम करते हैं,
कहीं कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो वहां कर लो, या कोई एक रह रहा है और बाकी के ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे, या कोई एक काम कर रहा है, कोर्ट ने परमिशन दे दी कि बाकी को भी यही बुलाओ, हमें कोई मतलब तो कोई दिक्कत नहीं। ये बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता है, बीच में ऐसा तो कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो, कुछ न समझ में आया बीच में तो मुझे बता देना। वैसे बहुत आसान है बीच, कि जहां पे डिस्प्यूट हुआ, कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ, वहां कर लो, या सारे डिफेंडेंट जहां पे काम करते रहते हैं वो कर लो। चलो जी, बहुत बढ़िया। 17, 18, 19, 20, 20 का एक एक्सप्लेनेशन भी है इसमें। कह रहा है अ कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया। कह रहा है माना जाएगा कि जो कॉर्पोरेशन है वो अपने प्रिंसिपल ऑफिस पे ही काम कर रही है, ठीक है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन राइजिंग एट एनी प्लेस वेयर इट हैज आल्सो सबऑर्डिनेट ऑफिस एट सच प्लेस। मतलब ओवरऑल ये बात कह रहा है, सपोज करो कि मान लो चलो टाटा है, सपोज टाटा है, एक कॉर्पोरेशन है, टाटा के बहुत हर जगह ऑफिस है, मगर इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई है, ठीक है, टाटा का हेड ऑफिस का मुंबई है, और इसके मान लो कि दिल्ली में भी ऑफिस है, एक यूके में भी आपका यहाँ पर हरिद्वार देहरादून में ऑफिस है, ठीक है, सब जगह एक एक ऑफिस है, मगर आगरा में कोई ऑफिस नहीं है, मान के चलो कि आगरा में कोई ऑफिस नहीं। अब कोई मुद्दा कॉज ऑफ एक्शन जो हुआ वो हुआ आगरा में, तो इसका माना जाएगा कि इसका जो प्रिंसिपल हेड ऑफिस जो है वहां से काम करे तो आप मुंबई भी उसका बन सकता है, आपका क्या बोलते हैं उसको, जुरिडिक्शन बन सकता है मुंबई, तो हेड ऑफिस है ना वहां पर। और सपोज करो कि दिल्ली में तो है ही ना इसका एक ऑफिस, तो कॉज ऑफ एक्शन अगर यहाँ हो जाए तो दिल्ली में भी कर सकता है और मुंबई में भी कर सकता है ना। आई बात समझ में। तो हेड ऑफिस को मतलब ये मान लो कि कहीं अगर इसका कोई ऑफिस ना भी हो तो फिर केस करने के लिए कहाँ जाओगे, तो फिर जहां इसका हेड ऑफिस होगा वहां चले जाओ किसी भी कॉर्पोरेशन में, ठीक। 17, 18, 19, 20, इसके बाद आते हैं, ये हमारा हो गया वो वाला। अब आते हैं 21 है आपका, 21 है ये ऑब्जेक्शन वाले हैं, तो ऑब्जेक्शन कब उठाना है। 21 आपका पिक्यूनरी ऑब्जेक्शन, आपका क्या बोलते हैं इसको, टेरिटोरियल ऑब्जेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, कि मान लीजिए कोई केस हो गया, अब आप उसको ऑब्जेक्शन कब उठा सकते हो, क्वेश्चन ये कब उठा सकते हो। कह रहा देखो क्या कह रहा है, कह रहा नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय एनी अपीलेंट और रिविजनल कोर्ट। ये ट्रायल कोर्ट की बात नहीं कर रहा, ये अपीलेंट और रिविजनल की बात कर रहा, ऊपर के जो कोर्ट है ना, जो इंसिडेंटल कोर्ट है, तो यहां से अपील करके आप आ गए, वहां कोई ऑब्जेक्शन मान लो आप उठा रहे हो, क्या कह रहा है कि नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग, प्लेस का मतलब टेरिटरी मतलब टेरिटोरियल जुडिक्शन। तो कह रहा है कि आप मान लो एक केस हुआ ट्रायल कोर्ट में, सपोज करो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट में हुआ नीचे, उसके बाद मान लो जूनियर डिवीजन में, उसका सीनियर डिवीजन पे मान के चलो, तो सीनियर डिवीजन में आपने ऑब्जेक्शन उठाया कि सर वो जूनियर डिवीजन ने जो ट्राई कर दिया ना उसको तो जुडिक्शन ही नहीं था, प्लेस का उसका तो बनता ही नहीं था। तो कह रहा है कि वो बात आपकी नहीं सुनी जाएगी, पहली बात, अनलेस, कब सुनी जाएगी, अनलेस, एक चीज आप कह रहा है अनलेस आपको क्या करना है, सच ऑब्जेक्शन वॉज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। कह रहा वो जो पहला था ना जूनियर डिवीजन वाला जो था, वहां पर अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली, और अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से जो होती है, जो आप अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हो, मुझे लगता है वो होती है, आपका सम्मन आया और आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हो, तो वो शायद अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो ये कह रहा है कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी का आपको वहां ऑब्जेक्शन उठाना था कि भैया आपको तो क्षेत्राधिकार है ही नहीं, है ही नहीं। एंड इन ऑल केसेस, कह रहा है बाकी उन सब केसेस में वेयर इशू आर सेटल, तो जब इशू सेटल हुए, इसमें जब इशू सेटल हुए एट और बिफोर सच सेटलमेंट, ठीक है ना,
तो उन इशू सेटलमेंट से पहले, नॉर्मली अर्लीस्ट पॉसिबल, अर्लीस्ट पॉसिबल को उठाना था, और इशू सेटलमेंट से पहले तो उठाना ही उठाना था। एक तो ये कंडीशन है अपीलेंट कोर्ट में टेरिटोरियल जुडिक्शन का ऑब्जेक्शन उठाने, प्लस एक तो ये आपको करना है कि वहां पर उठाना था, प्लस और नहीं है, प्लस उसकी वजह से कि आप जो ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाए या फिर आपने जो उठाया था अगर सुना नहीं गया मान लीजिए, तो आपका क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया। बहुत बड़ी मतलब विपत्ति टूट पड़ी है कि आपका तो न्याय का ही फेलियर होगा, जस्टिस नहीं हो पाया। दो चीजें चाहिए, अपीलेंट कोर्ट, देखो ये कभी आपसे वो पूछ दे कि आप ट्रायल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट जब मैं बोलता हूँ सबसे लोएस्ट कोर्ट हुआ, ठीक है, तो ट्रायल कोर्ट में आपको वो ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। सपोज करो ये क्वेश्चन कोई पूछे आपसे कि एक सिविल प्रोसीडिंग में, सिविल मैटर में ट्रायल कोर्ट में जुडिक्शन का ऑब्जेक्शन कब उठा सकते, बताओ कब उठा सकते हो? बताइए, कोई बताना चाहता है कब उठा सकते हैं? कोई नहीं बता रहा, कभी भी उठा सकते हैं, ट्रायल कोर्ट में तो कभी भी उठा सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा आपको ट्रायल कोर्ट में उठाने से, ठीक है। ट्रायल कोर्ट में उठाने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है आपके पास, आप 1 साल में उठाइए, आप बिल्कुल जब आप अपने एविडेंस करा रहे हो, क्रॉस व्रॉस कर रहे हो, तब भी जाके ऑब्जेक्शन उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मान लीजिए वो माना गया नहीं माना गया अलग बात है, मगर जब आप वहां से डिक्री हो गई, ट्रायल कोर्ट से डिक्री हो गई और फिर आप अपील में चले गए, तो अपील में जाके आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, है ना, अपील में जाके आप फिर ऑब्जेक्शन उठा रहे हो कि भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ कि नीचे वाला कोटेशन तो जुडिक्शन ही है, तब ये कह रहा है 21 कि आप उसमें नहीं उठा सकते, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि आपने ट्रायल कोर्ट में उठाया ना हो, और वो भी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे, जब आपको मौका मिला तभी उठा लेना था, और उठा लिया आपने, और तब भी आपकी मानी नहीं गई, वो ट्रायल करते चले गए, केस डिसाइड करते, और आपको उसकी वजह से क्या हो गया, फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया, आप अच्छे से एविडेंस नहीं करा पाए, आप ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि आपको जस्टिस नहीं, तब ये माना जाएगा कि मतलब 21वां ऑब्जेक्शन आपका सस्टेन हो जाएगा, ऑब्जेक्शन आपका मान लिया जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे ही जो इसका दूसरा कह रहा है, अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, ये पिक्यूनरी से सेम केस है, वही सारी शर्तें हैं, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी को होना चाहिए था, है ना, या फिर सेटलमेंट और इशू से पहले तो हो ही जाना चाहिए था अदालत में, और फेलियर ऑफ जस्टिस, क्योंकि फेलियर ऑफ जस्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने सुना किसने नहीं सुना, मतलब जो लेजिस्लेचर है उसका जो मत वो ये है कि आपका किसने सुना किसने नहीं सुना ये कोई मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको जस्टिस पाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, तो ए सुनेगी बी सुनेगी, ये तो हमारा मामला है भाई, ये हमने जुडिक्शन बनाया किस लिए है, बिजनेस को अच्छे से रेगुलेट करने के, कोर्ट जो बिजनेस करता है अपना, कोर्ट जो मतलब काम करता है पूरा अपना, उसे रेगुलेट करने के लिए हमने डिफरेंट काइंड ऑफ उसमें बांट दिया इसको कि भाई जूनियर डिवीजन सुनेगा, सीनियर डिवीजन सुनेगा, इतने इलाके का ये सुनेगा, उतने इलाके का वो सुनेगा, इतने पैसे का ये सुनेगा, उतने पैसे का वो सुनेगा, ये तो हमारा काम है ना, एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा ये, कि भाई हम अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो केओस हो जाएगा पूरे, समझ में नहीं आएगा कौन किसे सुनेगा। तो ओवरऑल बात यह है कि आपको सुना तो गया है ना, जस्टिस के साथ तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, वहां दिक्कत है तो हम खड़े हैं, कल फिर दोबारा से करा देंगे आपको, मगर अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है तो फिर ठीक है, ए ने सुना कि बी ने सुना, क्या फर्क पड़ता है, आपको तो अपना मिल गया ना, ये 21 कहता है, ठीक है ना। ऐसे एग्जीक्यूटिव में भी सेम कह रहा है, मगर वो पूछता नहीं, जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा
कि ऑब्जेक्शन अपीलेंट कोर्ट में कब उठाया जाता है, तो वो कब सस्टेन करेगा आपका, जब आपने अर्लीस्ट पे उठाया हो और सबसे मतलब कि अगर ज्यादा देर हुई तो सेटलमेंट इशू तक। इशू के सेटलमेंट तक उठा लिया हो, प्लस फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ, फेलियर ऑफ जस्टिस भी हुआ। इक्कीस नहीं आया, 21 समझ में नहीं आया, आप ये कह रहे 21 समझ में नहीं आया। तो बच्चे 21 समझ में नहीं आया, एक बार और समझाता हूं, समझो। मान लो एक कोर्ट है, कोर्ट ए है, ये जूनियर डिवीजन की कोर्ट है, ठीक है। और कोर्ट ए क्यों बोलूं, कोर्ट ए भी में भी शायद समझ में ना आए, ऐसे मान के चलो कि ये हरिद्वार की कोर्ट है, ठीक है, ये हरिद्वार की कोर्ट है। इस कोर्ट में एक मैटर आया प्रॉपर्टी से, और अब ये तो आप जानते हो कि हरिद्वार मान लो प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक मैटर है, और आपने इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, इस कोर्ट में डिफेंडेंट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आपको जुडिक्शन है या नहीं, ठीक है जी, सिंपल बात। या फिर सपोज करो, देखो आप धीरे धीरे दिमाग में बिठाते जाना सब कुछ, या तो ऑब्जेक्शन उठाया ही नहीं कि हरिद्वार की कोर्ट इसको नहीं सुन सकती, इसकी तो देहरादून की सुननी चाहिए थी, सपोज करो ऐसा हो जाए। एक तो आपने ये बात नहीं कही वहां पे, और कही, मान लो आपने कही, मगर वो कोर्ट ने सुनी और उसके बाद बोला ना तुम झूठ बोलते हो, हमारे पास है, तो आपकी सुनी गई मगर फिर भी बात मानी नहीं गई और कोर्ट ने ट्रायल कर दिया, हरिद्वार की कोर्ट ने ट्रायल किया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। एक मैटर हुआ हरिद्वार की कोर्ट में हुआ, हरिद्वार की कोर्ट में आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आपको तो क्षेत्राधिकारी नहीं है, ये तो देहरादून की कोर्ट में फाइल होना चाहिए था केस, प्रॉपर्टी तो देहरादून वाले कोर्ट की जुडिक्शन में पड़ रही है, और या फिर आपने ऑब्जेक्शन उठाया और वो बात आगे बढ़ गई, कोर्ट ने सुनकर अनसुनी कर दी। अब ये डिक्री हो गई उसके बाद डिक्री कर दी हरिद्वार की कोर्ट ने, और डिक्री कर दी आपके खिलाफ, है ना, आपके खिलाफ डिक्री हो गई। अब आप इससे अग्रीव्ड हो गए तो आप जाओगे अपील में, ठीक है। अब आप अपील में कहां गए, सपोज करो हाई कोर्ट में चले, अपील करी आपने, उस हाई कोर्ट में जाके आपने अपने उसमें अपील में कहा कि सर हरिद्वार की कोर्ट को तो जुडिक्शन ही नहीं था, वो मैटर एक्चुअल में तो देहरादून में सुना जाना चाहिए, ठीक है जी, ये बात आपने अपील में जाके वहां पर कही। अब ये कह रहे हैं कि जब आप ये बात कहोगे तो हाई कोर्ट क्या चीजें देखेगा, आपके इस ऑब्जेक्शन को, जब अब आपने जो ऑब्जेक्शन उठाया है, इस ऑब्जेक्शन को सुनने के लिए हाई कोर्ट को क्या क्या चीजें चेक करनी है कि आपकी बात मानी जाए कि नहीं मानी जाए, तो 3 चीजें चेक करेगा। चेक करने के लिए तो पहले वो देखेगा क्या आपने, अब क्योंकि हरिद्वार कोर्ट हमारी ट्रायल कोर्ट है, तो क्या आपने हरिद्वार कोर्ट में ऑब्जेक्शन उठाया था, तो मान लो कि आपने ऑब्जेक्शन अगर नहीं उठाया था तो बात तो यही खत्म, कि आपने तो वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं अगर उठाया तो यहाँ कैसे उठा सकते। पहला सिनेरियो बनाइए कि आपने जब वहां नहीं उठाया था तो यहाँ पे उठा लिया, पहली बात। दूसरी बात, मान लो अगर इसे हाईकोर्ट को पता लगा यहाँ जो ऑब्जेक्शन तो उठाया था, मगर ऑब्जेक्शन उठाया था मान लो कि एविडेंस का दौर चल रहा था, जब मतलब कि इशू सेटल हो गए तो उसके बाद भाई इधर से प्लेंट गई, उधर से रिटर्न स्टेटमेंट आई, उसके बाद इशू सेटल होने हैं, इशू सेटल हो गए, उसके बाद एविडेंस पे चलने लग गया मामला, और आपने तब जाके वहां पे ट्रायल कोर्ट में उठाया मुद्दा ऑब्जेक्शन का, तो भी बात खत्म। तब भी हाईकोर्ट कहेगा कि आपने तो ऑब्जेक्शन बहुत लेट उठाया था, उस वाले हरिद्वार की कोर्ट में आपको ये ऑब्जेक्शन अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे उठाना था, जो 21 में कह रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लेट कर सकते थे तो इतना कर सकते थे कि सेटलमेंट ऑफ इशू तक तो कर ही लेते, उठा ही लेते ऑब्जेक्शन, मगर भाई साहब आपने ऑब्जेक्शन उठाया बहुत लेट, तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये दूसरा सिनेरियो था। तीसरा सिनेरियो है कि भाई साहब ने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही ऑब्जेक्शन भी उठाया था, तो पहले ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है वो,
अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे भी उसने हरिद्वार में उठाया था और इशू सेटलमेंट से पहले भी हरिद्वार में उठा दिया, है कि नहीं? तो अब ये कहेगा सर मैं तो दोनों कंडीशन पूरी कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो, हरिद्वार वाले कोर्ट को तो जुडिक्शन था ही नहीं, तो देहरादून जाना चाहिए था मैटर। तो हाई कोर्ट कहेगा मैं एक चीज और देखूंगा अभी, तो पहले तो मैंने ये देख लिया हाँ आपने उठाया चलो बढ़िया है, मगर आपने जो उठाया और उसके बाद आपकी बात नहीं सुनी गई और कोर्ट आगे ट्रायल करता चला गया और बाद में उसे डिक्री सुना दी, तो ये जो ट्रायल आपका हो गया बात सुनी करके, इससे आपको कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ? आपको कोई न्याय पाने में नुकसान हुआ? भाई मान लिया कि ये सुना जाना चाहिए था देहरादून में, आपकी बात सही है, हरिद्वार में नहीं सुना चाहिए था, यही बात आपकी सही है, मगर क्या इस वजह से आपको कोई जस्टिस पाने में कोई दिक्कत हुई? क्या न्याय मिला कि नहीं मिला? आपको क्या परेशानी है ये बताओ। तो वो बताए, सपोज करो वो आदमी बताए कि सर मेरा जो गवाह था वो देहरादून में रहता था और क्योंकि हरिद्वार की कोर्ट में मैटर चल रहा था मेरा गवाह गया नहीं गवाही, सपोज करो ये बात बताए, तो हाई कोर्ट कह सकता है अच्छा हाँ यार ये तो तुम्हें दिक्कत हुई। सपोज करो ये अगर चल रहा होता देहरादून में तो तुम्हारा गवाह गवाही दे लेता, गवाही दे लेता तो तुम्हारा ऐसा न्याय हो जाता, पर न्याय नहीं होता है। तो बात समझ में आती है, मगर मान लो आपके सारे गवाह गवाही देने चले गए, आपको जो जो प्रोड्यूस करना था आपने प्रोड्यूस कर दिया, आर्गुमेंट भी बढ़िया कर लिया आपने, आपका वकील साहब भी थे सबका, तो जब कोई जस्टिस पाने में दिक्कत ही नहीं हुई, तो चाहे हरिद्वार की कोर्ट ने सुना हो चाहे देहरादून की कोर्ट ने सुना हो, तो मैं क्या करना, सुना तो गया ना। बस ये बात 21 टोटल एक है, समझ में आई आपको बात? 21 समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो लिखो। चलो बढ़िया बात। तो आपसे जब पूछेगा तो ये पूछेगा, देखो ये तो था कॉन्सेप्ट, पूछेगा ये नहीं आपसे पूरी कहानी थोड़ा पूछेगा, वो ये पूछेगा कि अपीलेंट कोर्ट में ऑब्जेक्शन अगर आप उठा रहे हो तो उसकी क्या शर्तें हैं। तो शर्तें ये है कि पहली बात आपने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी को उठाया हो, नहीं तो सेटलमेंट से पहले तो ऑब्जेक्शन उठा ही दिया हो, और फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया, यही शर्त पूछता है वो आपसे। पिक्यूनरी के लिए भी सेम है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो 21A। 21A क्या कह रहा है, 21A देखो क्या कहता है, पढ़ते हैं। बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइट। देखो आप 21 में जा रहे थे अपील में, या जा रहे थे रिवीजन में, है ना? तो आप इंसिडेंटल प्रोसीडिंग में जाते हैं। इंसिडेंटल मतलब एक के होने की वजह से इंसिडेंटल आप ऊपर जा रहे हो। 21 से कहता है कोलेक्टरल प्रोसीडिंग की बात कर रहा है। कोलेक्टर मतलब कि एक इस केस में और फिर इसी के बराबर वाले कोर्ट में जाके आप कह रहे हो कि उस वाले कोर्ट को तो सपोज करो वही वाली बात, जो हरिद्वार का आपका ये कोर्ट है और ये देहरादून का है, तो दोनों कोर्ट ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एक दूसरे के बराबर के कोर्ट है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, हाई कोर्ट के अंदर। अब हरिद्वार में मैटर फाइल हुआ, आप देहरादून में पहुंच गए दोबारा केस करने, ऑब्जेक्शन लगाने, वो नहीं कर सकते। देखो क्या बोलते हैं, नो सूट शैल लाई challenging the validity of a decree passed in a former suit between the same parties in the room thereon of them claim litigant the same title on any ground based on the objection as to the place of suit। कह रहा है कि हरिद्वार में जो मैटर चला था वो बिटवीन सेम पार्टीज था, ठीक है, टाइटल भी था, सब वही था, हरिद्वार में मैटर चला। अब आपने जाके ना इसके समकक्ष कोर्ट, जो देहरादून का इसका समकक्ष कोर्ट है, वहां जाके एक सूट फाइल कर दिया कि हरिद्वार की कोर्ट को तो क्या बोलते वही नहीं है, जुडिक्शन ही नहीं है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं भैया कि अगर आप बराबर के आदमी के पास जाओगे वो क्या सुनेगा आपकी, ये बार लगा रहा है, ये भी क्या लगा रहा है, बार लगा रहा है कि कोई सूट ऐसा आप नहीं दायर कर सकते हो जो बराबर के कोर्ट की बात। देखो यहाँ पर 21 में लगा रहा था इंसिडेंटल की बात कर रहा था, ये कोलेक्टरल की बात कर रहा है कि दोनों की जो जुडिक्शन है, दोनों की जो वैल्यू है कोर्ट की, दोनों की बराबर है। तो आप एक की बात दूसरे से ना करो, उसके ऊपर वाले से करो ना, है कि नहीं? ये वाली बात 21 से 21 से आपसे पूछता नहीं है, हमारी तो कॉमन सेंस की बात है।
भाई मान लीजिए क्लास के 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की शिकायत दूसरे बच्चे से करो क्या फायदा? वो ज्यादा बढ़िया ना कि स्कूल की क्लास की मैडम उनसे शिकायत करो, हाई कोर्ट जाके शिकायत करो भाई। कह रहा कोई सूट मार फाइल मत करना, होगा नहीं, बाहर लगा दिया 21, ये कह रहा है 21 है। अब ये देखो 22, 23, 24, 25, 22 से 25 आपका आता है किससे? ट्रांसफर ऑफ केस। 22 से 25 कहता है कि केस को ट्रांसफर होगा, तो वो कैसे होगा? ठीक है, देखते कैसे होगा। देखो 22 क्या कह रहा है, वेयर अ सूट may be instituted in any one of 2 or more courts and is instituted in one of such courts। कह रहा है कि सूट, 22 कह रहा है कि सूट एक से ज्यादा में फाइल हो सकता था, है ना। जैसे वहां पे हम 20 पढ़ रहे थे, तो कॉज ऑफ एक्शन जहां हुआ है, जहां रह रहा है, जहां वर्क कर रहा है, या बिजनेस कर रहा है। अब एक से ज्यादा जगह पे आप कर सकते हो, 4 ऑप्शन है आपके पास करने के लिए, और आपने सपोज करो जहां रह रहा है वहां किया। ये स्थिति ऐसी बता रहा है कि जहां रह रहा है वहां किया, एक से ज्यादा में हो सकता था, उनमें से किसी एक जगह में आपने शूट कर दिया। ठीक है, where a suit may be instituted in any one of the 2 or more courts and is instituted in one of such courts, any defendant, अब केस इन भाई साहब के खिलाफ हुआ, तो जो डिफेंडेंट चाहे आफ्टर नोटिस टू अदर पार्टी को से नोटिस दे देगा, मे एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, ये वही है। और मुझे लगता है कि आपको भी समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ये बात प्रैक्टिस में भी होगा तब भी पता होगा कि डिफेंडेंट के लिए अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी बोले तो DWS फाइल, सबसे पहले वही आता है पोर्टल यूएस में, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे। एंड इन ऑल केसेस वेयर इशू आर सेटल्ड, तो वही ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना मिलेगा? जब तक इशू सेटल नहीं हो जाते। एट और बिफोर सच सेटलमेंट अप्लाई टू हैव द सूट ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट, तो अप्लाई करेगा कि इसे यहां से उठा के यहां कर दो, यहां से उठा के यहां कर दो, कहीं भी एक जगह, फिर यहां अप्लाई करेगा कोर्ट में। एंड द कोर्ट टू विच सच एप्लीकेशन इज मेड आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन ऑफ द अदर पार्टी शैल डिटरमाइन इन विच ऑफ सेवरल कोर्ट हैविंग जुडिशियल सूट शैल प्रोसीड। तो कोर्ट में फाइल करेगा, कोर्ट डिसाइड कर देगा बाद में कि किस वाली जगह पर 4 में से कहां पर सूट चलना चाहिए। तो ये 22 ये नहीं कह रहा कि मान लो कि आपको एक जुडिक्शन था दिल्ली में, और ये मतलब ये नहीं है कि दिल्ली से उठा के मुंबई ले जाएगा, मुंबई का जुडिक्शन बनता हो ना तब भी ले जाएगा। जहां जहां जुडिक्शन होगा, जहां जहां बन रहा था, जहां जहां फाइल कर सकता है, उन्हीं में से किसी एक में करने के लिए आप कह सकते हो। किसी नई जगह तो आप अभी भी नहीं जा पा रहे हो, है कि नहीं। तो 22 एक सिंपल जनरल बात कर रहा है। 23 बता रहा है कि एप्लीकेशन किस किस के पास लगाओ। 23 क्या बता रहा है? 23 कह रहा है कि एप्लीकेशन, अब जो आपको ट्रांसफर की एप्लीकेशन आप लगाओगे वो किस कोर्ट में लगाओ। 23 इंपॉर्टेंट है, 23 से क्वेश्चन बनाता है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है वेयर सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिडिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू सेम अपीलेट कोर्ट एंड एप्लीकेशन बाय टू टू अपीलेट। कह रहा सपोज करो सेवरल कोर्ट, एक अपीलेट कोर्ट, मान लो देखो ऐसे मान लो चलते हैं, एक हाई कोर्ट है, ठीक है, इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट है मान लो 4-6 डिस्ट्रिक्ट होती है, हरिद्वार वाला भी है, देहरादून वाला भी है, आपका हल्द्वानी वाला भी है ना। फिर आपका क्या है हरिद्वार में, क्या क्या है आपका, यूके में क्या क्या है, रुड़की वाला भी है, ऐसे मतलब ये सब इसी के सबऑर्डिनेट तो है। अब मान लो कि वो आदमी का कॉज ऑफ एक्शन यहाँ हुआ था, रेजिडेंस हरिद्वार में देहरादून में है, वर्क करते हैं वहीं से हल्द्वानी में, है ना, बिजनेस करते हैं आपका यहाँ पर, केस हुआ है देहरादून में। अब डिफेंडेंट ने फाइल करी हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन कि सर आप देहरादून से चेंज करके मेरा तो ना यहाँ करा दो, आप रुड़की में कर दो। तो जब एक अपीलेंट कोर्ट के सबऑर्डिनेट, अब देखो मैंने आपको थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा बता दिया, सपोज करो एक है डीजे, और इसके कई सारे जूनियर डिवीजन होते हैं ना, जूनियर डिवीजन सीनियर डिवीजन भी कई सारे होंगे। हरिद्वार डीजे ही हरिद्वार का, ठीक है, डीजे कहाँ का? हरिद्वार का। इसके भी तो सारे सबऑर्डिनेट है, इन सबका अपीलेंट कोर्ट क्या है? इन सबका डीजे,
तो मान लीजिए इस वाले से इस वाले में करवाना है, इस वाले से इस वाले में करवाना है, तो इसके लिए आप एप्लीकेशन का लगाओ डीजे। मतलब कि बहुत सारे लोग जिस अपीलेट कोर्ट के नीचे होते हैं उसके यहाँ एप्लीकेशन लगाओ। ये तो बहुत क्लियर क्लियर है ना। किस पे लगाते हैं? अपीलेट कोर्ट के नीचे इतने आ रहे हैं तो भैया जिसके अपीलेट कोर्ट के नीचे तो अपीलेट। उसका दूसरा कह रहा है कि वेयर सच कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट अपीलेट कोर्ट बट टू द सेम हाई कोर्ट द एप्लीकेंट शैल बी मेड टू द सेड हाई कोर्ट। तो वो बात जैसे मैंने आपको अभी पहले वाला एग्जांपल दिया उसमें सब डीजे थे। सपोज ऐसा हो जाए कि ये हाई कोर्ट है, देखो ये हरिद्वार है, ये देहरादून, ठीक है। यहाँ पर एक सीनियर डिवीजन है और यहाँ पर भी एक सीनियर डिवीजन है। इस सीनियर डिवीजन का अपीलेंट कोर्ट कौन है? हरिद्वार का डीजे। इस सीनियर डिवीजन का अपीलेंट कोर्ट कौन है? देहरादून का डीजे, है ना। इनके तो अपीलेंट कोर्ट जो अलग अलग होगा ना भाई। इस वाले जिसका अपीलेंट कोर्ट हरिद्वार का डीजे है, इस वाले का देहरादून का डीजे है ना। मगर इन सबका सेम हाई कोर्ट के अंदर। तो क्या कह रहा है कि वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट अपीलेट कोर्ट। तो ठीक है, अपीलेट कोर्ट के डिफरेंट में है, हरिद्वार वाले डीजे के अंदर आ रहे हैं, देहरादून वाले डीजे के अंदर आ रहे हैं, बट टू सेम हाई कोर्ट। मगर हाई कोर्ट तो सेम है ना। तो फिर इस हाई कोर्ट में मान लो कि अगर किसी व्यक्ति को डिपेंडेंट को इस हरिद्वार के सीनियर डिवीजन से चेंज करा के देहरादून के सीनियर डिवीजन में कराना है, तो फिर मामला सिर्फ 50 लाख का है सपोज करो, तो फिर इसके लिए आपको यहाँ हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। और अगर इस सीनियर डिवीजन से मान लो यहीं पर एक और 2 सीनियर डिवीजन होते, इस सीनियर डिवीजन से इस सीनियर डिवीजन में कराना होता तो हरिद्वार के डीजे पे एप्लीकेशन लगा के क्लॉज 1 में ही काम हो जाता तुम्हारा। और क्योंकि अलग अलग उसके अंदर में आ रहे हैं ये अपीलेट कोर्ट के, तो फिर आपको जाना पड़ेगा हाई। तीसरा देखो क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट। अब मान लो वही बात आ गई, एक मामला है जो दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर में आता है, एक मामला उत्तराखंड के हाई कोर्ट के अंदर आता है, अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट। द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द हाई कोर्ट within the local limits of whose jurisdiction the court in which the suit is brought is situated। देखो अभी हम 23 का 3 पढ़ लेते हैं, अभी इफेक्टिव तो नहीं रहा है, तो पढ़ लेते हैं। 23 का 3 ये कहता है कि मान लीजिए अगर केस किसी व्यक्ति ने प्लेंटिफ ने केस फाइल किया था, किसमें क्या बोलते हैं, दिल्ली में। तो ये कहना चाह रहा है कि डिफरेंट हाई कोर्ट के अंदर में आ रहा है ना। मान लीजिए दिल्ली के साकेत में फाइल किया, उत्तराखंड के हरिद्वार में जाना चाहिए। अब डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन कहाँ लगाएगा? साकेत से हरिद्वार में कराने के लिए। तो साकेत से हरिद्वार में कराने के लिए अकॉर्डिंग टू क्लॉज 3 कह रहा है कि जिसमें सूट फाइल हुआ है उसमें कराएगा। तो मतलब कि दिल्ली वाले कोर्ट में वो एप्लीकेशन लगाए, दिल्ली के हाई कोर्ट में लगाएगा, है ना। क्लॉज 3 तो यही कह रहा है कि डिफरेंट हाई कोर्ट के अगर अंडर में आ रहा है तो जहां पर सूट फाइल हुआ है आप वहां पर एप्लीकेशन लगाए। मगर क्या हुआ? तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया। वो अभी केस लॉ मुझे जजमेंट याद नहीं है, मैं आपको कल बता दूंगा। या तो एक जजमेंट आया, उसमें बोला कि डिफरेंट हाई कोर्ट के अंडर में अगर आ रहा है ना, डिफरेंट हाई कोर्ट में आ रहा है तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में लगाना पड़ेगा, ठीक है। कहां लगाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट में लगाना पड़ेगा। ये क्लॉज 3 अब इतना इफेक्टिव सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद रहा नहीं। वो मैं देख लूंगा, मैं उसका आपको जजमेंट ही बता दूंगा, पूछता तो नहीं है वैसे जजमेंट, मगर क्लॉज 3 अब इफेक्टिव रहा नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब डिफरेंट हाई कोर्ट में अगर कहीं भी पड़ रहा है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कराना है तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, जहां पर जिस हाई कोर्ट का केस फाइल हुआ था उस वाले का एप्लीकेशन काम चला नहीं पाएगा। तो 23 का 1 2 3 समझ में आ गया। यहां से क्वेश्चन बना देता है वो, ठीक है। 24 देखो, अब देखो क्या कह रहा है। 24 देखो हाई कोर्ट की बात कर रहा है, 25 कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये कह रहा है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज
and after notice to the parties and after hearing such of them as desired to be heard. मतलब कि किसी पार्टी ने कोई एप्लीकेशन, पार्टी की एप्लीकेशन तक और ओन मोशन, ओन मोशन मतलब अपने आप खुद को कहीं से कुछ पता लग गया, इच्छा कर गई कि ऐसी कोई बात हो. द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेट एनी स्टेज, ये बोलना कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट एनी स्टेज, किस स्टेज पर केस है डजंट मैटर, क्या कर सकता है, ट्रांसफर एनी सूट. ये तो ये बहुत सारी पावर है इसमें, ये ट्रांसफर कर लेगा, खुद ट्राई कर लेगा, एक के पास से दूसरे के पास भेज देगा, खुद बुला के खुद ट्राई कर लेगा, सब काम कर लेगा. हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब पावर ट्रांसफर की सबकी कहा दिया 24 में ही पूछ लेगा कभी कभी, इनको पावर कहाँ दी है ट्रांसफर करने. क्या कह रहा है, ट्रांसफर सूट अपील और द प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट, जो खुद के पास पेंडिंग है वो भी भेज सकता नीचे. मान लीजिए कोई डीजे, कोई मैटर सुनना है, डीजे नीचे भेजेगा सीनियर डिवीजन के पास, कोई बात नहीं तू सुन ले. फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोजल, तो वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए. तरह काफी ये लोग नीचे भी भेज. या फिर बी क्या कह रहा है इसी का, बी कह रहा है विड्रॉ कर लेगा, विड्रॉ मतलब वहां से अपने पास बुला लेगा, और चाहे तो खुद उसे ट्राई कर ले, चाहे तो बुलाने के बाद किसी और को दे दे, है ना, या फिर बुलाने के बाद वापस उसी कोर्ट को भेज दे. सारी पावर है हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कि चाहे खुद के पास से मैटर नीचे भेज दे या नीचे से मैटर ऊपर उठा ले, खुद ट्राई कर ले, खुद का मन न करे तो उससे उठा के किसी और को दे दे, या खुद बुला लिया अपने पास, उस केस को ले लिया, फिर दोबारा अच्छा करे, फिर वापस भेज दिया, इशू फ्रेम कर दिया कुछ से, या गाइडलाइन इशू कर दी उसमें, फिर वापस कर दिया, चलो ट्राई कर. ये बड़े कोर्ट है, हाई कोर्ट, वाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नीचे वाले कोर्ट वाले बड़ा कोर्ट है, सब इन्हें एकदम मनमानी टाइप पावर देती है. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता. और देखो एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, उसका क्लॉज 4 देखते हैं क्या कह रहा है. द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर और विथड्रॉ अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज. कह रहा अगर आपने स्मॉल कॉजेज कोर्ट से विथड्रॉ किया है आपने, ठीक है, तो फिर आपको वो जो कोर्ट होगा जिसके पास अब वो कोर्ट पहुंचा है, सॉरी केस पहुंचा है, वो स्मॉल कॉजेज ही कोर्ट की तरह काम करेगा. मान लो सपोज करो कि स्मॉल कॉजेज कोर्ट से सीधे हाई कोर्ट में सेक्शन 24 की पावर का इस्तेमाल करके केस अपने पास उठा लिया, मगर फिर अब हाई कोर्ट भी जो काम करेगा, हाई कोर्ट में ये समझा जाएगा स्मॉल कॉजेज कोर्ट है. ओवरऑल बात ये कह रहा है साहब, वो हाई कोर्ट की तरह काम नहीं करेगा कि हाई कोर्ट में जो प्रोसीजर लगता है फ्लाइंग का, जो प्रोसीजर स्मॉल कॉजेज में चलता होगा वैसे ही काम होगा. ये चीज इसमें एक पॉइंट है, एक कैच है, तो इस कैच को याद रखना. स्मॉल कॉजेज से अगर लिया तो स्मॉल कॉजेज ही रहेगा, बात है ना. चलो इसके बाद देखो जैसे 25 है, 25 से नॉर्मली क्या करता है कि यही पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर की पावर कहां पर है. एक चीज तो ये है, और दूसरी बात जो आपको इसे पढ़ोगे तो पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ओन मोशन से काम नहीं करता. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने ओन मोशन से कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ओन मोशन से कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट को तो एप्लीकेशन चाहिए, है कि नहीं. और एक चीज जो इसमें है कि भैया सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एंड ऑफ जस्टिस के लिए काम करते हैं, जस्टिस दिलाने के लिए, जस्टिस होना चाहिए उसके लिए. समझ आई बात. एक सेकंड जरा, दो मिनट वेट करो.
हाँ जी, तो क्या कह रहा है आप देखो, 25 क्या है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी, पार्टी के एप्लीकेशन मैंने पहले बता दिया कि अपने ओन मोशन को तो करेगा नहीं, एंड आफ्टर नोटिस यहाँ पे हियरिंग हो, हियरिंग वेयरिंग करके कोर्ट चाहे तो किसी भी स्टेज हो तो ऑब्वियसली बात है कि किसी स्टेज पे करेगा। इफ सेटिस्फाइड दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, तो क्या है कि जस्टिस के लिए ये ऑर्डर ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है, वो ऐसे ही नहीं करेगा, उसे लगना चाहिए कि न्याय करने के लिए ना ये ट्रांसफर हो चुके। तो क्या करेगा, डायरेक्ट टाइटल सूट अपील प्रोसीडिंग एक हाई कोर्ट से उठा के दूसरे हाई कोर्ट के सिविल कोर्ट में, या हाई कोर्ट से हाई कोर्ट, मान लो हाई कोर्ट से हाई कोर्ट, या फिर एक कोई हाई कोर्ट के अंडर में सिविल कोर्ट आता है, इस वाले सिविल कोर्ट से उठा के इस वाले हाई कोर्ट के अंडर में जो सिविल कोर्ट आता है वहां भेज, मान लीजिए कि साकेत से उठाना है दिल्ली के और उठा के वहां पे हरिद्वार पहुंचाना, तो सुप्रीम कोर्ट ये काम कर सकता है, ये बात कह रहा है। और इसमें मेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में फालतू के एप्लीकेशन डाल दिए कोर्ट को लेकर, क्या यार टाइम वेस्ट कर रहे थे, परेशान करने के लिए करिए, फ्रिवलस है, वेक्सिसियस है, तो 2000 रुपए तक का चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है पीटी पर्पस, कि अगर आपने वेक्सिसियस एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, फ्रिवलस लगाई, झूठी टाइप की लगाई है, तो आपका 2000, आप 2000 रुपए जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने के लिए खर्चा कर रहा होगा बेचारा, उसे 2000 रुपए जब बढ़ा के यहाँ पर 2 लाख करें तो समझ में भी आए, 2000 लिखते हैं, अरे 2000 रुपए कुछ नहीं, उस आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगवा रहा है, तो मैंने कौन सा लॉ बनाते हैं, 2000 रुपए लगाते हैं, ये सिर्फ मुझे लगता है किताब में पढ़ने के लिए रखा है 2000, है कि नहीं। चलो 25 तक हो गया अपना। इसके बाद आता है सेक्शन 26, ट्रांसफर खत्म हो। अब आता है 26। अब देखो 26 से जब हम पढ़ेंगे ना, तो जहां पर भी इससे रिलेटेड ऑर्डर होंगे, जो भी जिस भी सेक्शन से रिलेटेड ऑर्डर होंगे वो साथ में साथ पढ़ते चलेंगे, तो ये होता है कई सारे ऑर्डर खत्म हो जाते हैं, साथ के साथ टेंशन कम रहती है, पीटी पर्पस से देखते चलेंगे किसमें क्या है। 26 के साथ आपको क्या जाता है, ऑर्डर 4 जाता है ना, छब्बीस के साथ आपका कौन सा जाएगा, ऑर्डर 4। देखो 26 क्या कह रहा है, कह रहा है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेट और इन सच अदर मैनर एज मे बी, तो मतलब ओवरऑल बात कर रहा है, कोई भी सूट अगर आपको प्रेजेंट करना है, सॉरी फाइल करना है, तो एक प्लेट प्रेजेंट करना है, सबसे पहला काम यहीं से, मतलब कह रहा है ये शुरुआत होगी, मुहूर्त प्लेट से ही होता है। और दूसरा क्या कह रहा है कि एवरी प्लेट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, तो ये जो प्लेट होगी इसमें जो फैक्ट होंगे वो एफिडेविट से प्रूव्ड हो। 26 में आपसे जो क्वेश्चन पूछता है, यही पूछता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कहाँ दिया है, वो आपको कहाँ दिया है, सेक्शन 26 में, रेड विद ऑर्डर 4। अब देखो 4 का ऑर्डर 4 है, रूल 1 देखो क्या कह रहा है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेट इन डुप्लीकेट, तो क्या कह रहा है, प्लेट काय में होगी, डुप्लीकेट में होगी, एक कॉपी नहीं होगी, कॉपी 2 जाएंगी वहां पर, 1+1। आप साकेत जैसे यहाँ पर साकेत कोर्ट में जाओगे तो ऐसे बोलते हैं कि अच्छा कॉपी ना 1+1 में फाइल होगी, तो वही चीज है ऑर्डर 4 में बोल रहा है, जो प्लेन फाइल होगी वो डुप्लीकेट में फाइल होगी, और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंटेड इन दिस, तो ठीक है। दूसरा देखो मेन इंपॉर्टेंट सबसे पहले पीटी का क्वेश्चन ये है कि प्लेन डुप्लीकेट में फाइल होगी। दूसरा देखो एवरी प्लेन शैल कंप्लाई विद द रूल्स, तो ठीक है 6 और 7 के रूल कंप्लाई होंगे, 6 और 7 के प्लेट में 6 और 7 के रूल कंप्लाई करने पड़ेंगे आपको, जो हम पढ़ेंगे देख लेंगे क्या है। और द प्लेट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अनलेस इट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन 1-2, तो वही वाले अगर डुप्लीकेट या फिर ये 6 और 7 के नहीं है, अगर कंप्लाई आपने किए तो माना जाएगा कि वो आपने क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ही नहीं हुई, प्लेट आपकी इंस्टीट्यूट नहीं हुई। पीटी में एक क्वेश्चन बनाता कि प्लेट को फाइल अगर आपको करना है, इंस्टीट्यूट करना है, तो ऑर्डर 4 रूल 1 में
क्या दे रखा है, तो मतलब कि वो ये डुप्लीकेट में होनी चाहिए और 6 और 7 ऑर्डर आपको फॉलो करने हैं। ये आप 26 बैठ ऑर्डर 4 पढ़, ठीक है जी, ये बात हो गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आज की क्लास को ना यही खत्म करते हैं, कल से शुरू करते हैं 27 से। आज थोड़ा ये सब सेक्शन जो थे ना पीछे बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं। चलो कल से शुरू करते हैं 27 से, है ना। आज के इतना